बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने उसमें अवकलन और समाकलन को समझाया था और अंत में एक समाकलन पर आधारित प्रश्न भी हल किया था, जिसमें कि हमने आंसर नहीं लिखा था। जो फाइनल आंसर आ रहा था वो 44 था। 27 + 17 44 आया हुआ था। अब मात्रक क्या होंगे ये आप जान सकते हैं कि हमने उसमें वेग निकाला था, वो मीटर पर सेकंड में था। तो आज भी हम कुछ अवकलन और समाकलन पर आधारित बेसिक प्रश्न करेंगे और इनको करने के बाद, समझने के बाद आपको जो है समाकलन और अवकलन पर बेसिक क्वेश्चन निश्चित रूप से ही आएंगे और आप कोशिश करके कुछ और प्रश्नों को हल करके देखिए जो कि आपके बुक में दिए गए होंगे। देखिए, फायदा तो आपको तभी होगा जब हर वीडियो पूरा देखने के बाद समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक वीडियो छोड़ दिया फिर दूसरा देखा, तो उसमें क्या होगा कि मैंने जो पिछले वीडियो में बातें बताई थी वो अगले वीडियो से संबंधित निश्चित रूप से कुछ न कुछ होती हैं। तो आप जब पिछला वीडियो देखेंगे फिर आगे के वीडियो देखेंगे, कहने का मतलब है लगातार सारे वीडियो देखते रहिए, तो इस बात की गारंटी है कि आप बहुत अच्छा फिजिक्स में कर पाएंगे। तो चलिए इधर उधर की बातें न करके शुरू करते हैं और कुछ प्रश्न मैंने नोट कर रखे हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा है, किसी कण का विस्थापन समय t पर इस प्रकार निर्भर करता है, यानी विस्थापन हमें दिया गया है। पहला प्रश्न है, विस्थापन दिया गया है, x बराबर दिया गया है 3t² + 2t³ + 5 ये दिया हुआ है और ये क्या है, मीटर में है, इतना मीटर दिया गया है। हमें ज्ञात करना है कण का प्रारंभिक विस्थापन। जब भी आपसे कहा जाता है कि किसी कण का या वस्तु का प्रारंभिक विस्थापन या वेग या त्वरण ज्ञात करिए, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर समय t का मान शून्य लेना है। और ये सारे प्रश्न अगला जो चैप्टर हम लेने जा रहे हैं अगले वीडियो में, उसमें बहुत ही जो है मदद करेंगे, क्योंकि वहां भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो इनको समझना जरूरी है। अभी ये मत समझिए कि त्वरण, देखिए थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ रखा है कि त्वरण क्या है, वेग क्या है, चाल क्या है, विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, और ये अगले वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो अभी आप समझ लीजिए यहां पर, और यदि नहीं है तो अगला वीडियो देखने के बाद फिर इसको करिएगा, समझना तो है। तो अभी समझ लेंगे तो भी अगले चैप्टर में जब शुरू करेंगे तो उसमें फायदा करेगा, और नहीं तो अगला चैप्टर जिसमें कि हम वेग, विस्थापन, त्वरण ये सब बताएंगे, उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो पूरा समाकलन अवकलन पर आधारित प्रश्नों पर है। तो हम बता रहे थे कि यहां पर जो है किसी कण का विस्थापन समय पर इस प्रकार निर्भर करता है। हमें प्रारंभिक विस्थापन ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना, त्वरण ज्ञात करना है। इस हर एक चीज जो है प्रारंभिक ज्ञात करनी है, मतलब t बराबर 0 पर हमें उसका विस्थापन, उसका वेग और उसका त्वरण ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर विस्थापन तो हम तुरंत अभी पता कर सकते हैं। पहला पार्ट है विस्थापन पता करना, तो t बराबर 0 ले लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 3 × 0 + 2 × 0 + 5। तो ये तो सब शून्य हो गया, 0 0 5, तो x बराबर आ गया 5 मीटर। देखिए पहला पार्ट इसका हल हो गया। अब हमें वेग ज्ञात करना है। ये क्या दिया गया, उसका विस्थापन दिया गया है। विस्थापन से वेग कैसे ज्ञात करते हैं, हम यहां पर इस विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे और समय के सापेक्ष विस्थापन का जो प्रथम अवकलन गुणांक आएगा वही वेग होगा, ऐसा हम बता भी चुके हैं। तो इसको देखिए, अब अभी हम थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, फिर हम शॉर्टकट में भी करना सीख जाएंगे। देखिए dx/dt होता है तात्कालिक वेग, तो ये हो जाएगा, देखिए 3 × 2, ये घात जो थी वो साइड में आ गई है, t की घात
2 माइनस 1 प्लस, यहां देखिए 2 पहले से लिखा हुआ, 3 घात है, t की घात 3 माइनस 1, और देखिए 5 संख्या है, नियत संख्या है, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। 5 का अवकलन समय के सापेक्ष 0 हो गया, तो ये हो गया 6t हो गया प्लस 6t स्क्वायर हो गया। ये हमें पता लग गया। अब t बराबर यदि हम शून्य रख दें, ये क्या हो गया, v हो गया, वेग। तो यदि t बराबर शून्य रख दें, t बराबर शून्य रखिए, तो b बराबर आ जाएगा 6 गुणा 0 प्लस 6 गुणा 0, तो वेग बराबर 0 आ गया, v बराबर 0। मतलब ये इसका प्रारंभिक वेग जो है 0 था। अब त्वरण ज्ञात करिए। त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं, जब ये वेग प्राप्त हुआ है, इस वेग का प्रथम अवकलन गुणांक निकालेंगे, ये वाला। तो इसका प्रथम अवकलन गुणांक निकालिए, dv बटे dt बराबर, देखिए t की घात 1 है यहाँ पर, तो 6 गुणा 1 d की घात 1 माइनस 1 प्लस, इसको करिए 6 गुणा 2 t की घात 2 माइनस 1, तो हमें क्या मिला, देखिए t की घात 0, t की घात 0 मीन्स 1, 6 बचा केवल, प्लस ये हो गया 12 t, ये आ गया dv बाई dt। क्या होता है, त्वरण होता है, तात्कालिक त्वरण। तो हमारा इसमें त्वरण हो गया है, त्वरण का मान आ गया है 6 प्लस 12t, और हमें कितने पे निकालना है, t 0 पर प्रारंभिक त्वरण निकालना है, तो t बराबर 0 रखिए, तो प्रारंभिक त्वरण आ जाएगा, देखिए 6 प्लस 12 गुणा 0 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड का वर्ग। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड का वर्ग होता है। तो इस प्रश्न में हमने जो है प्रारंभिक उसका विस्थापन पता किया, प्रारंभिक वेग 0 आया, और प्रारंभिक त्वरण जो आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगला प्रश्न 2 देखिए, उसमें दिया गया है कि किसी कण द्वारा एक सरल रेखा में चली गई दूरी x बराबर 2t प्लस 6t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब मीटर है। कण का प्रारंभिक वेग व त्वरण ज्ञात करो। कण का t बराबर 2 सेकंड के अंत में भी वेग ज्ञात करो। ऐसे ही प्रश्न है, हमें प्रारंभिक वेग और त्वरण ज्ञात करना है इसमें, और t बराबर 2 सेकंड के अंत में भी वेग ज्ञात करना है। और यहां पर सभी प्रश्नों में समय जो है वो सेकंड में ही है। जब भी कोई प्रश्न आते हैं ऐसे, तो उसमें बताया जाता है कि जो दूरी है या विस्थापन है वो किस में है, मीटर में है, समय किस में है। हमने पूरा जनरल सभी के लिए बता दिया है कि ये यहाँ पर समय जो है सेकंड में है और दूरी मीटर में है। देखिए प्रश्न 2 देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, और यदि आपको नहीं आता तो यही क्वेश्चन बहुत कठिन भी है ना। तो देखिए x बराबर दिया गया है 2t प्लस 6t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब, इतने मीटर चली गई दूरी दी गई है। तो जब हम इसका प्रथम अवकलन गुणांक करें निकालेंगे समय के सापेक्ष, तो हमें क्या पता लग जाएगा, वेग पता लग जाएगा। तो dx बटे dt बराबर, देखिए 2, यहाँ t की घात कितनी है 1, तो 1 किनारे आ गया, और t की घात 1 माइनस 1 प्लस, इसको इधर ले लीजिए तो घात लिया 6 गुणा 2, और t की घात 2 माइनस 1 प्लस, फिर इसको भी ले लीजिए, घात साइड में आ गई, और t की घात हो गई 3 माइनस 1, तो हमें क्या मिला, t की घात 0 मतलब 1, 2 मिला यहाँ पर, प्लस 6 दूनी 12 मिला, और t की घात 1 मिला, प्लस 3 दूनी 6, t की घात 2। तो ये हमें dx बटे dt की जगह क्या लिख देंगे, वेग, या कहें चाल, दूरी दी गई है तो चाल आ जाएगी। तो हमें कब पता करना, प्रारंभिक पता करना है वेग। यदि t बराबर 0 आ जाए तो देखिए कहां पर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, तो b बराबर आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0, यानी b का मान आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये प्रारंभिक वेग है इस प्रश्न में कण का। अब त्वरण ज्ञात करना है,
त्वरण के लिए हमें इसका अवकलन गुणांक निकालना पड़ेगा वेग का। तो क्या हो जाएगा, dv बटे dt बराबर हो जाएगा, 2 को हम समय के सापेक्ष यदि अवकलित करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 12। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, यदि आपको आ गया है तो ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये वाला पद छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट यहां पहुंच सकते हैं। देखिए t की घात यहां पर एक है, साइड में एक आएगा और t की घात 1 - 1 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं यदि आपको समझ में आ गया तो। यहां भी वही हम लिख सकते हैं, 6 × 2 और t की घात 2 - 1, तो आ गया हमारा 12 प्लस 6 × 2 = 12 t। अब हमें ये हो गया त्वरण हमारा, dv/dt क्या होता है, त्वरण होता है। अब हम यहां पर प्रारंभिक त्वरण ज्ञात करना है, तो क्या रखना पड़ेगा, t बराबर 0, t बराबर 0 रख दिया, तो त्वरण ये कौन सा आया, प्रारंभिक आ गया, त्वरण है प्रारंभिक। किया गया है, देखिए ये 0 हो जाएगा, 12 + 0 बराबर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड का वर्ग। ये प्रारंभिक इसका त्वरण हो गया। एक प्रश्न इसमें और पूछा गया, कण का t बराबर 2 सेकेंड के अंत में वेग कितना होगा। t का मान 2 सेकेंड है और 2 सेकेंड के अंत में कितना वेग होगा ये भी पता करना है। तो इस वेग वाले, ये तो नोट कर लिया होगा, वेग वाली जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है, इसमें t बराबर क्या रखेंगे, 2। यदि t बराबर 2 सेकेंड है तो देखिए v का मान हो जाएगा 2 तो पहले से है, प्लस यहां हो जाएगा 12 × 2 प्लस ये हो जाएगा 6 × 2 का वर्ग, तो ये हो गया 2 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 2 दूनी 4 और 4 × 24, तो 24 और 24 48, 2 50, तो आ गया b का मान आ गया, वेग आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद जो है कण का वेग जो है 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड है और 2 सेकेंड के अंत में जो है उसका वेग 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। छोटी मोटी कोई बात या प्लस माइनस गुणा भाग में मिस्टेक हो तो उसको अपना करेक्ट भी कर सकते हो, कई बार जल्दी में हो जाता है, तो उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन लग जाता है ना, बहुत आसान। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है हमारा। देखिए तीसरे प्रश्न में एक सरल रेखा में गतिमान वस्तु की स्थिति समय के साथ संबंध इस प्रकार है। समय के साथ वस्तु की स्थिति में संबंध इस प्रकार है, दिया गया है संबंध प्रश्न 3 में। यस बराबर दिया गया है 5t - 10t², कितने मीटर है। तो वस्तु का आरंभिक वेग तथा दूसरा निकालना है t बराबर 2 सेकेंड पर वेग ज्ञात करना है, वस्तु का त्वरण भी ज्ञात करना है। एक जैसे कई क्वेश्चन हमने यहां पर लिए हैं जिससे कि क्लियर हो जाए सब। तो देखिए वस्तु का आरंभिक वेग मतलब वही t बराबर 0 लेना पड़ेगा हमें, और फिर वेग 2 सेकंड पे भी पता करना है और वस्तु का त्वरण भी 2 सेकंड पे ही पता करना है, ठीक है ना। ये भी t बराबर 2 सेकंड पे ही पता करना है, प्रारंभिक नहीं पता करना। वस्तु का त्वरण t बराबर 2 सेकंड पे ही पता करता है इसमें। तो देखिए अब हमने कहा था ये यस से प्रदर्शित है, यस हो या एक्स हो तो उसे क्या फर्क पड़ता है, तो दूरी, तो हम इसको अवकलन करके वेग निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा ds बटे dt बराबर हो जाएगा, देखिए इसको हम 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं और लिखना चाहें तो 10 दूनी 20 t इसको भी लिख सकते हैं यदि समझ में आ गया, और नहीं तो फिर देखिए डिटेल में देख लीजिए 5 × 1 t की घात 1 - 1 माइनस 10 × 2 t की घात 2 - 1, तो ये क्या होगा, t की घात 0 हो जाएगा, मतलब 1 यानी 5 आ जाएगा, माइनस 20 t आ जाएगा, और ये हो गया वेग। ds/dt को क्या कहते हैं, वेग। अब हमें प्रश्न में वेग निकालना है, आरंभिक वेग। तो पहला पार्ट है आरंभिक वेग का मतलब है
t बराबर 0 लेना है। तो v बराबर हो जाएगा 5 माइनस 20 गुणा 0, v बराबर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक वेग हो गया। अब हमें वेग 2 सेकंड के बाद भी पता करना है। देखिए वस्तु का t बराबर 2 सेकंड पर वेग, तो t बराबर 2 सेकंड ले लीजिए और इसमें रख दीजिए। तो देखिए v बराबर हो जाएगा 5 माइनस 20 गुणा 2, तो v बराबर हो गया 5 माइनस 40, तो v बराबर हो गया माइनस का 35 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस क्या प्रदर्शित करता है? माइनस ये प्रदर्शित करता है कि वस्तु की दिशा बदल चुकी है, वेग ऋणात्मक हो गया है। मतलब जैसे पहले जा रही थी और अब दिशा बदल गई, इसलिए वेग ऋणात्मक आने लगा। अब इसका जो अगला पार्ट है उसमें वस्तु का त्वरण भी ज्ञात करना है, t बराबर 2 सेकेंड पे, है ना। अब देखिए त्वरण में ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये जो वेग आया था, वेग, इसका प्रथम अवकलन गुणांक निकालें। तो निकालिए, तो dv बटे dt बराबर ये तो हो गया 0, ये हो गया माइनस 20 t की घात 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 20। अब देखिए t तो इसमें से चला ही गया बिल्कुल, भाई t की घात 0 आ गया ना, t की घात 0 का मतलब 1 माइनस 20 आ गया, तो त्वरण जो है माइनस 20 मीटर पर सेकेंड का वर्ग हो गया। त्वरण भी ऋणात्मक है। अब t, इसका मतलब क्या हुआ कि त्वरण जो है, वस्तु का त्वरण समय पर निर्भर नहीं करता, ये नियत है। वस्तु का त्वरण नियत है, t पर निर्भर, समय पर निर्भर नहीं करता। यदि t का मान यहां पर 0 होता तो भी हमारा उत्तर यही आता, t का मान यहां पर 5 सेकंड होता तो भी उत्तर यही आता, क्योंकि त्वरण तो नियत है, माइनस 20 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। तो जब यदि किसी मतलब वेग को हम यदि प्रथम अवकलन गुणांक ज्ञात कर रहे हैं और प्रथम अवकलन गुणांक ज्ञात करने के बाद प्राप्त पद में यदि t गायब हो जाता है तो इसका मतलब त्वरण जो है नियत है, कांस्टेंट है, समय पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, x अक्ष के अनुदिश गति करने वाले कण की स्थिति x बराबर दी गई है इतनी, x बराबर दिया गया है 20 प्लस t की घात 3 माइनस 12t 12t मीटर है। कण की आरंभिक स्थिति तथा वेग ज्ञात करो, यानी t बराबर 0 पर उसकी स्थिति यानी x का मान ज्ञात करना है और वेग भी ज्ञात करना है। दूसरा, कण का त्वरण एक समान है या नहीं ये भी बताना है। कण का त्वरण नियत है क्या, ये पूछा जा रहा है। और तीसरा है, कण की स्थिति ज्ञात करो जब उसका वेग 0 हो। देखिए ये प्रश्न में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है कि जब वेग, वस्तु का वेग 0 हो तो त्वरण ज्ञात करना है। तो हमें यहां पर यह देखना पड़ेगा वस्तु का वेग कितने समय के बाद 0 हो जाएगा, वो समय पता करना पड़ेगा जब वस्तु का वेग 0 हो जाएगा। कैसे पता करते हैं आइए देखिए। तो सबसे पहले तो वेग ज्ञात करें। वैसे तो हमें इस प्रश्न में प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करनी है, तो अभी पता कर लीजिए। प्रारंभिक स्थिति के लिए t बराबर 0 रख दीजिए। स्थिति में के लिए क्या करना पड़ेगा, t बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 0 की घात 3 माइनस 12 गुणा 0, तो ये x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। तो ये प्रारंभिक स्थिति हो गई। अब हमें प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, तब तो इसका हमें अवकलन गुणांक ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो dx बटे dt बराबर हो जाएगा 20 का अवकलन करेंगे क्योंकि ये जो संख्या 20 है वो नियत है और नियत संख्या का अवकलन गुणांक 0 होता है, तो ये 0 हो गया। ये हो जाएगा देखिए 3t स्क्वायर माइनस 12, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये वेग आ गया, वेग बराबर आ गया 3t स्क्वायर माइनस 12।
प्रारंभिक, अब हमें यहां पर देखिए प्रारंभिक स्थिति तथा वेग ज्ञात करो। वेग तो ये आ रहा है, तो t बराबर 0 रख दीजिए। यदि t बराबर 0 है तो वेग v बराबर हो जाएगा 3 और 0 का वर्ग -12। तो ये हो गया v बराबर 0 -12, तो v बराबर हो गया v बराबर -12 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। तो v का मान पता लग गया हमें, प्रारंभिक वेग पता लग गया। अब हमें पता करना था कि त्वरण एक समान है या नहीं, ये भी पता करना है। तो त्वरण तो पहले निकालें। त्वरण कैसे निकलता है, इसका अवकलन गुणांक करिए। प्रथम अवकलन गुणांक वेग का पता करिए, dv बाई dt बराबर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6t, 2 है घात 2 इधर आ जाएगी, देख लीजिए 3 गुणा 2 t की घात 2 -1 -0, तो ये आ गया dv बटे dt बराबर हो गया 6t। अब त्वरण dv बटे dt का मान आ गया 6t, यानी त्वरण हमें मालूम हो गया है, त्वरण आ गया है 6t। अब पूछा जा रहा है कि ये त्वरण जो है नियत है या नहीं, है ना, कण का त्वरण एक समान है या नहीं, ये पूछा गया है। यानी त्वरण हमारा आ गया यहां पर 6t। इसका मतलब त्वरण तो समय पर निर्भर कर रहा है। यदि केवल 6 आता तब तो हम बता देते कि हाँ नियत है, लेकिन यहाँ 6t आ रहा है, अतः त्वरण नियत नहीं है। बताइए, त्वरण नियत नहीं है, यह समय पर निर्भर कर रहा है। अब पूछा जा रहा है कि कण की स्थिति ज्ञात करो जब उसका वेग 0 हो। वेग 0 कब होगा, मैंने कहा था ना समय पता करना पड़ेगा कब 0 होगा। तो वेग को 0 रखिए, वेग को 0 रखिए, है ना, तो समय पता लग जाएगा। वेग का मान ये आया है, देखिए वेग ये आया है। इस प्रश्न को हम v बराबर 0 रखने पर, यदि v बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12, तो क्या हो जाएगा 3t का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 के, तो t का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12/3 के, तो t बराबर हो जाएगा 12/3 का मतलब t का वर्ग बराबर हो गया 4 के, तो t कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा वर्गमूल 4, यानी t बराबर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर कण का वेग 0 हो जाएगा। पता लग गया कि कण का वेग कब 0 होगा, 2 सेकेंड पे 0 होगा। तो 2 सेकेंड पर कण की स्थिति ज्ञात करो जब उसका वेग 0 हो। अब कण की स्थिति पता करनी है और ये हमें पता लग गया कि 2 सेकेंड के बाद वेग 0 हो जाएगा। तो स्थिति पता करनी है, तो स्थिति के लिए तो पहला जो स्थिति दी गई है, x बराबर दिया गया 20 प्लस t की घात 3 माइनस 12t, ये स्थिति दी गई थी। और t बराबर 2 सेकेंड पे हमें मालूम करनी है कि क्योंकि 2 सेकेंड पर उसका वेग 0 हो जा रहा है, तो t की बराबर 2 रख दीजिए। t बराबर 2 रखिए तो x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 2 की घात 3 माइनस 12 गुणा 2, तो ये कितना होगा 20 प्लस 8 माइनस 24, तो 28 में से 24 घट गया तो बच गया हमारा 4 मीटर, मतलब जहां से वस्तु चली होगी उससे 4 मीटर पर है। कब, जब उसका वेग 0 हो गया, मतलब 4 मीटर चलने के बाद वेग 0 हो गया है और फिर वो दूसरी दिशा में, जिधर जा रही थी उससे दूसरी दिशा में चलने लगी। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो है ऐसी सिचुएशन आती है कि वस्तु जब जो है अपनी दिशा, जिस दिशा में जा रही होती है उससे बदल लेती है। तो यहां पर हमने देखे वेग पता किया, वेग कब 0 होगा वो भी पता कर लिया कि 2 सेकंड के बाद वेग 0 होगा। जब तक वेग 0 हुआ तब तक उसने कितनी दूरी तय कर ली थी, जो है वो 2 सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय की है। तो प्रारंभ से, है ना, प्रारंभ में उसकी जो है स्थिति क्या रही वो तो अलग बात है,
लेकिन जब उसका वेग शून्य हुआ है 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड पर, अब 2 सेकंड में जहां थी उससे और आगे चलेगी, तो 2 सेकंड में कितनी मीटर दूरी चलेगी? 4 मीटर केवल। 5वां प्रश्न देखिए, प्रश्न 5। गतिमान वस्तु की स्थिति समय पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। x बराबर दिया गया है, उसकी स्थिति दी गई है, और 5वें प्रश्न में दिया गया 8 + 12t - t⁻3 इतने मीटर दी गई है। गतिमान वस्तु की स्थिति समय पर निम्न प्रकार निर्भर करती है, ये मीटर में है। वस्तु का त्वरण ज्ञात करो जब उसका वेग शून्य हो। यहां भी वैसी सिचुएशन है कि हमें त्वरण ज्ञात करना है जब उसका वेग शून्य हो। तो देखते हैं, वेग पहले पता करते हैं कब, कितनी देर बाद शून्य होगा। तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर हो जाएगा, देखिए ये शून्य हो जाएगा, प्लस ये 12 हो जाएगा, माइनस ये 3t का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ वैसा ही आंसर आ रहा है यहाँ पर भी। ये तो वेग हो गया, वेग बराबर हो गया 12 - 3t का वर्ग। तो शून्य बताया गया है कि शून्य जब हो जाए तब त्वरण ज्ञात करिए। वेग शून्य करके रखिए, शून्य बराबर हो जाएगा 12 - 3t का वर्ग। तो 3t² बराबर 12 के, t² बराबर 12/3 के, t² बराबर 4 के, t बराबर 2 सेकंड के, वर्गमूल 4 का वर्गमूल। यानी यहां पर भी, इस प्रश्न में भी बाई चांस 2 सेकंड के बाद उसका वेग शून्य हो जा रहा है। अब 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड पे इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो ठीक है, इसको फिर से वेग का अवकलन गुणांक ज्ञात करिए। त्वरण ज्ञात करने के लिए dv/dt बराबर हो जाएगा, देखिए इसका कर रहे हैं, ये शून्य हो जाएगा, -3t की घात 2 है, तो ये 2 साइड में आ जाएंगे, और t की घात 2 -1, तो ये उत्तर आ जाएगा -6t, -6t आया। अब यानी त्वरण हमारा आ गया है -6t, और t कितना लेना है? 2 सेकंड लेना है। यानी जब उसका वेग शून्य हो गया, उसके 2 सेकंड के बाद उसका त्वरण कितना होगा ये पता करना था। यहां भी त्वरण समय पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। अब t बराबर 2 सेकंड रखा, तो a बराबर हो जाएगा त्वरण, a बराबर हो गया हमारा 6 × 2, a बराबर हो गया -12 मीटर/सेकंड का वर्ग। ये त्वरण हो गया -12 मीटर/सेकंड। तो इस तरह से प्रश्न 5 में हमने पता कर लिया वस्तु का त्वरण जब उसका वेग शून्य है। 2 सेकंड के बाद वेग शून्य हुआ था, तो हमने 2 सेकंड के बाद उसका त्वरण पता कर लिया, जो कि -12 मीटर/सेकंड का वर्ग आ रहा है। छठा प्रश्न है, ये प्रश्न अवकलन का अंतिम प्रश्न है, थोड़ा अलग है। देखिए प्रश्न 6 में, एक नियत बल के कारण एक दिशा में गति करते हुए कण की स्थिति x तथा समय इस प्रकार निर्भर हो रहे हैं। ये छठा प्रश्न है, प्रश्न 6, और t बराबर दिया गया है वर्गमूल x + 3, ऐसा दिया हुआ है। समय और x स्थिति या कहें दूरी में संबंध इस प्रकार दिया गया है, और हमें पता करना है x मीटर में है, समय सेकंड में, इसमें लिखा हुआ है। कण का विस्थापन ज्ञात करो जब वेग शून्य है। वेग शून्य है तो विस्थापन पता करना है, वेग तो निकालना पड़ेगा, और फिर उसको शून्य के बराबर रखना पड़ेगा, और उससे संबंधित फिर समय निकालना पड़ेगा। यानी कितने समय के बाद वेग शून्य होगा ये निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो x को अलग करना पड़ेगा। तो t को इधर ले आओ, 3 को इधर लाओ, t - 3 बराबर हो जाएगा वर्गमूल x। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए t - 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा √x का वर्ग। तो ये जब x का वर्ग करेंगे तो √x का वर्ग करेंगे तो x आ जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। इसका हमें वर्ग करना पड़ेगा सूत्र लगा करके। तो आ जाएगा t का घात 2 + 9 - 6
टी, ये आ गया। तो अब हमें यक्स और टी में संबंध पता लग गया है सही माने में। तो देखा जाए यानी हमारा आ गया यक्स बराबर आ गया, देखिए टी की घात 2 प्लस 9 माइनस 6। अब हम इसकी सहायता से वेग ज्ञात करें। तो वेग ज्ञात करने के लिए हमें इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना पड़ेगा यक्स का। तो ये हो गया 2t माइनस प्लस 0 माइनस ये हो जाएगा 6। वेग बराबर आ गया 2t माइनस 6। और कहा जाएगा क्या करना है, हमें वेग को शून्य रखना है कितने, जिससे कि हमें समय पता लग जाए कितने समय पे शून्य हुआ था। तो यदि b बराबर 0 ले लें तो 0 बराबर हो जाएगा 2t माइनस 6। तो t का मान आ जाएगा यहाँ पर, देखिए t का मान आ रहा है 2t बराबर हो गया 6 के, t बराबर हो गया 6/2 के, t बराबर हो गया 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर वेग शून्य हो गया। अब हमें क्या पता करना है, कण का विस्थापन ज्ञात करो जब वेग शून्य हो। विस्थापन कहां पर आया था, देखिए ये आया था विस्थापन, यही तो था यक्स का मान। तो इसमें क्या रख देंगे, t बराबर 3 रख देंगे। विस्थापन बराबर हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा जब t की जगह पर क्या रखेंगे 3। तो 3 का वर्ग हो गया ये, तो माइनस प्लस 9 माइनस 6 गुणा 3। तो ये हो गया 3 या 9 प्लस 9 माइनस 18। तो देखिए 18 माइनस 18 विस्थापन हो गया 0। तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग 0 हो जाएगा और कण का विस्थापन भी वस्तु का जो विस्थापन है वो भी 0 हो जाएगा, है ना। तो कण का ही प्रश्न था, कण का विस्थापन 0 हो गया 3 सेकंड के बाद। ऐसा प्रश्न में आ रहा है कि 3 सेकंड के बाद उसका विस्थापन भी 0 हो गया है और कण का वेग 0 होने में 3 सेकंड लगेगी, हमने पता लगा लिया। अब देखिए हम कुछ प्रश्न 2-3 प्रश्न जो है समाकलन पर आधारित हल करेंगे। उनको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। पहला प्रश्न हमारा अब चलेगा 7वां। ये समाकलन पर आधारित प्रश्न है। किसी कण के त्वरण तथा समय में संबंध दिया गया है। क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है 3t + 4। तो हमें t बराबर 2 सेकेंड पर, तो t बराबर 2 सेकेंड पर कण का वेग ज्ञात करें, ये प्रश्न है। त्वरण दिया गया है और निकालना है क्या, वेग, उल्टी दिशा में जाना है। तो हमें समाकलन करना पड़ेगा। दिया क्या है वो देख लो पहले। दिया है त्वरण, तो a बराबर दिया गया 3t + 4। त्वरण को हम लिखते हैं dv/dt, बराबर दिया गया है 3t + 4। t को उधर ले जाओ, तो dv बराबर है 3t × dt + 4 × dt। अब हमें इसका समाकलन करके t बराबर 2 सेकेंड पर जो है हमें वेग पता कर लेना है। देखिए, तो समाकलन करिए, हर पद का समाकलन होगा और यहां पर हमें जो सीमाएं दी गई हैं वो 0 से 2 सेकेंड है। 3t × dt + 4t, और इसका भी समाकलन ये तो हो जाएगा v, इसका समाकलन dv का v हो जाता है। अब यहां पर देखिए 3 बाहर निकाल सकते हैं, 3 बाहर निकाल दिया, बचा t dt। अब t × dt है, इसका समाकलन किस विधि से, किस सूत्र से करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। मैंने बताया था क्या कि देखिए x की घात n × dx हो तो समाकलन कैसे किया जाता है, इस सूत्र को हम फिर से बता देते हैं। बराबर हो जाता है x की घात n + 1/n + 1।
अभी क्या हो रहा था, अवकलन में घात जो होती थी वो गुणा हो जाती थी और घात में से एक घट जाता था, उल्टा प्रोसेस है। तो अब घात जो होगी वो एक जुड़ेगी उसमें और जोड़ करके जो आएगा उतने संख्या से भाग भी हो जाएगा। तो ये है, क्योंकि ये निश्चित समाकलन है इसलिए हमें नियतांक नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहां पर t की घात कितनी है, 1 है। तो t की घात 1 करा तो कैसे हो जाएगा, t की घात 1 + 1 बटे 1 + 1, तो आ जाएगा t की घात 2 बटे 2। समाकलन करने पर इसका आ जाएगा क्या, t की घात 2 बटे 2, 0 to 2। यहां dt केवल है, dt का समाकलन t होता है, 4 तो लिखा ही रहेगा, बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा t 0 to 2। ये वाला 2 भी बाहर निकाल लीजिए, 3 बटे 2। अब सीमाएं लिखिए, t की उच्च सीमा जो है वो 2 है, तो t का क्या लिखा हुआ, वर्ग, तो वर्ग लगा दीजिए। 2 तो हमें बाहर निकाल ही लिया हुआ, ये वाला, माइनस निम्न सीमा 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 4, t की यहाँ पर भी सीमा 2 ही है तो 2 माइनस t की जगह 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या हाल होकर के आया है, देखिए 3 बटे 2 गुणा 4, देखिए 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8, 4 गुणा 2, 2 से ये कट गया, 6 + 8 बराबर हो गया 8 से 14। ये v का मान आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। त्वरण से हमने, त्वरण दिया गया था, वेग ज्ञात कर लिया है 2 सेकंड के बाद, प्रारंभ से 2 सेकंड के बाद जो है हमने वेग पता कर लिया समाकलन के द्वारा। अगला प्रश्न ये देखिए, प्रश्न 8, किसी वस्तु के वेग तथा समय में संबंध जो है दिया गया है इस प्रकार है। v बराबर दिया गया है 3t² + 4t, ऐसा दिया होगा, ये है मीटर पर सेकेंड है। तो हमें क्या करना है कि t बराबर 3 सेकेंड पर वस्तु की स्थिति ज्ञात करो, वस्तु की स्थिति ज्ञात करो। अब यहां वेग दिया गया है और उल्टा चल करके हमें स्थिति ज्ञात करनी है तो समाकलन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो देखिए v बराबर दिया गया है 3t² + 4t, dv को क्या लिखते हैं, dx बटे dt बराबर हो जाएगा 3t² + 4t, t को उधर ले जाओ dt को, तो dx बराबर हो जाएगा 3t² × dt + 4t × dt। अब समाकलन कर दो इस सीमा के हिसाब से, तो ये हो जाएगा dx, सभी पदों का 2 पद हैं, दोनों पदों को इस तरह से समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। सीमाएं 0 से 3 है, 0 से 3 है। ये तो हो जाएगा x, मतलब स्थिति हो गई। अब देखिए 3 बाहर निकाल देंगे और t का घात 2 है और dt है, तो अभी जो सूत्र बताया था उसके हिसाब से इसका समाकलन हो जाएगा t की घात 2 + 1 बटे 2 + 1 और ब्रैकेट के बाहर सीमाएं प्लस, यहाँ पर 4 बाहर निकाल लीजिए, t dt बचता है तो t की घात 1 + 1 बटे 1 + 1, 0 से 3। तो यहाँ पर हल करिए, ये t की घात 3 हो गया बटे 3 और 0 से 3 प्लस 4 इंटू t की घात 2 बटे 2, 0 से 3। ठीक है, अब इन 3 को बाहर निकाल सकते हैं तो 3 बटे 3 हो गया और ये t की घात 3 बचा, देखा जाए इसको, चलिए एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, 4 बटे 2 t का वर्ग
0 से 3। अब देखिए कट गया, ये दो कट गया, 4 और 2 कट गए हैं। तो अब t बराबर 3 है, तो 3 की घात 3 माइनस 0, t की जगह पर 0 रखा तो 0 हो जाएगा, प्लस 2, यहाँ पर t की जगह पर क्या रखेंगे 3, घात 2 माइनस 0। तो उत्तर आएगा हमारा 3 3 9 27, ये आया, प्लस 2 गुणा 3 3 9, 3 3 9, 27 और 9 जोड़ दीजिए, वो उतने मीटर उसकी स्थिति पता लग जाएगी। यक्स बराबर हो गया 27 प्लस 9 दूनी 18, 8 7 15 के 5 ऐसे लगा 1, और ये 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर जो है पोजीशन पता लग गई है कि 0 से 3 सेकंड में है, यानी 3 सेकंड पर उसकी स्थिति क्या थी, वो 45 मीटर दूर स्थान पर थी। तो इस तरह से हम जब वेग दिया गया है तो हम स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, त्वरण दिया है तो वेग ज्ञात कर सकते हैं और स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वेग से हम स्थिति ज्ञात करते हैं और त्वरण से वेग, जस्ट त्वरण से पहले जस्ट वेग आता है और वेग से पहले स्थिति आती है। ये हम बता चुके हैं कि समाकलन में क्या होता है, त्वरण दिया गया है तो समाकलन कर दीजिए तो क्या पता लगता है, त्वरण से वेग पता लग जाता है, फिर से समाकलन कर दीजिए तो पोजीशन पता लगती है या विस्थापन पता लगता है। तो यही काम हमने यहाँ पर किया। एक प्रश्न और है, थोड़ा अलग हट करके है, उसका हम उसको लिखने जा रहे हैं। प्रश्न ये डेरिवेशन भी है एक तरह से, मतलब ये एक सूत्र प्राप्त किया जाता है, वो प्रश्न है ना। ये नवा प्रश्न है, किसी यम द्रव्यमान के सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। किसी यम द्रव्यमान के सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब द्रव्यमान जो है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम मान लेते हैं और ये जो सैटेलाइट है उसका द्रव्यमान स्मॉल एम दिया गया है, और सैटेलाइट है कहाँ, पृथ्वी की सतह पर है। सतह से यानी पृथ्वी के केंद्र से सतह तक की दूरी कितनी होगी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। ये पृथ्वी है, ये केंद्र है और ये दूरी r है। अब सैटेलाइट यहाँ कहीं पर है ये, अब इसको सैटेलाइट को ले जाना है, अनंत दूरी तक ले जाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लिया इस सैटेलाइट को थोड़ी सी दूरी dx चलने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये पता कर लेते हैं। और फिर समाकलन द्वारा हम इस सैटेलाइट को r दूरी से, केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, अब इस r दूरी से हम अनंत तक ले जाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा पता लगा लेंगे। देखिए बहुत आसान है। इस समय कितना आकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि बल लगेगा, बल गुणा विस्थापन, ये तो कार्य होता है। तो सैटेलाइट में कितना बल लग रहा है इस समय, लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण के नियम से यह बराबर हो जाएगा जी कैपिटल एम, पृथ्वी का द्रव्यमान, सैटेलाइट का द्रव्यमान, और केंद्र से दूरी कितनी, ये r²। यानी वस्तु सैटेलाइट है, उसकी इस पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है r है, तो इतना बल लग रहा है। अब सैटेलाइट को छोटी सी दूरी हटाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। यदि सैटेलाइट को dx दूरी, जो कि अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म,
विस्थापित करने पर किया गया कार्य। देखिए कार्य बराबर होता है dw बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन है, तो dw बराबर हो जाएगा छोटा सा कार्य, मतलब बहुत कम दूरी विस्थापित करना है, इसलिए हमने इसको dw लिखा। बल का मान ये है, रख दीजिए Gm/r² और dx। अब यदि हम इसको मान लिया सेटेलाइट है ना, x दूरी पर होता, हम थोड़ा समझा रहे हैं इससे, तो ये तो नियत संख्या हो गई है ना। अब यदि हम इसको x ले लें, यहाँ पर मान लिया सेटेलाइट x दूरी पर है तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा है ना। तो यदि थोड़ा जनरल केस ले रहे हैं तो हम इसको थोड़े दूरी पे ले लेते हैं है ना, थोड़ा दूर, मतलब जरा सा सतह से थोड़ी दूरी पर x ले लेते हैं, तो उस समय कितना बल लगेगा, r की जगह पर x² हो जाएगा। हम थोड़ा अवकलन सिखाना चाह रहे हैं, सॉरी समाकलन लग तो इससे भी जाएगा, लेकिन थोड़ा जो बात हम बताना चाह रहे हैं वो नहीं आ पा रही थी, इसलिए हमने इसको x दूरी पे कर दिया। अब यहाँ पर भी x कर लो है ना, गुरुत्वाकर्षण नियम ही लगा। अब ये x दूरी पे पहले था, अब उसको हमने थोड़ी दूरी विस्थापित किया तो इतना कार्य हो गया। अब उसको, हालांकि ये x बहुत दूर नहीं है, सतह के पास में ये दूरी। अब हम क्या करेंगे कि सैटेलाइट को अनंत दूरी को पृथ्वी की सतह से x बराबर r, सतह से अनंत तक विस्थापित करने पर किया गया कार्य। और कहां पर, अनंत तक। अनंत का मतलब हुआ x बराबर है अनंत का चिन्ह लगा दिया। सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह से x बराबर r से अनंत यानी x बराबर इन्फिनिटी वाला निशान बनाया तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। जनरल केस ले लिया मैंने है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। जीरो जो सीमाएं हैं r से कहां तक ले जाना है, अनंत तक ले जाना है, पृथ्वी की सतह से अनंत तक ले जाना है। तो Gm r x² इंटू dx, ये है प्रश्न। अब देखिए यहां पर जो स्थिरांक होते हैं ये तो W हो जाएगा, इसको बाहर निकाल लेंगे। Gm, ये द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो नियत ही रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हम लिखने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताना चाह रहा था। x की घात 2 है, 1/x की घात 2 है, इसको ऊपर ले जाइए तो x की घात -2 dx हो जाएगा। सूत्र वही लगेगा Gm। अब इसका हम समाकलन आसानी से कर सकते हैं। -2 + 1/-2 + 1 ये समाकलन हो गया, r से इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो ये हो गया Gm, और ये ऊपर x की घात -1/-1 आ गया, r की घात, सॉरी लिमिट है r से इन्फिनिटी तक। अब देखिए माइनस चिन्ह बाहर निकाल लीजिए, माइनस चिन्ह बाहर निकाल दिया, ये हो गया -Gm, कुछ नहीं आया, और ये माइनस, ये वाला -1 वाला चिन्ह इधर आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो बच रहा है x की घात -1 r से इन्फिनिटी। अब x की घात -1 का मतलब होता है 1/x, -Gm 1/x r की घात। अब उच्च सीमा निम्न सीमा लगा दीजिए। -Gm, उच्च सीमा है अनंत, 1/अनंत, -1/r, तो माइनस का Gm, ये तो हो गया 0 -1/r बराबर हो गया। देखिए गुणा होगा, माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, -Gm/r, और ये क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस। इतना कार्य करना पड़ेगा। W बराबर हो गया Gm/r। तो हमने
सैटेलाइट को पहले कहां पर लिया है, केंद्र से x दूरी पर ले लिया है, जनरल है ना। तभी तो जो बल लग रहा था वो F बराबर आया था Gm/x²। हाँ, सतह पर होता था तो r² हो जाता। अब इससे उसको जो है dx दूरी, थोड़ी सी दूरी पर विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, dw करना पड़ेगा, वो निकाल लिया। और फिर हमने जो है सैटेलाइट को सतह से, मतलब प्रारंभिक स्थिति उसकी क्या है, x बराबर r है, सतह पर है, तो x से केंद्र से r दूरी पर है, और कहां ले जाना है, अनंत तक ले जाना है। तो ये देखा जाए तो एक फार्मूला निकल करके आया है। ये फिर से बताया जाएगा गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, क्योंकि यहां पर समाकलन का प्रयोग हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे सूत्र जो है समाकलन विधि द्वारा निकाले जाएंगे, इसलिए समाकलन सीखना बहुत जरूरी है। तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको कुछ न कुछ जरूर फायदा होगा। जो जितना ध्यान देगा उसको उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो हमारे वीडियो को जरूर देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।